तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो इसमें समस्या समाधान का अर्थ एवं परिभाषा दी हुई है और उसके बाद में बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में बताया गया है। बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में क्या करता है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं। जैसे कि बच्चा सबसे पहले जो भी समस्या होगी उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड कर देगा और उसके बाद में दे रखा है कि बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके फिर बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि बताई गई है कि समस्या को सबसे पहले समझना, फिर उससे रिलेटेड जानकारी का संग्रह करना, फिर संभावित समाधान का मूल्यांकन करना, संभावित समाधानों का निर्माण करना, समाधान का प्रयोग, संभावित समाधानों का परीक्षण, निष्कर्षों का निर्णय। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास की। कई बार क्या होता है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये हमें समझ में आ गया है, पर रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी इसकी ये होती है कि जब आप उसको बिना देखे नोट डाउन कर लेते हैं शॉर्ट रूप में, तो या तो वो आपको समझ में आ गया या आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हो और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। सिर्फ पढ़ने मात्र से ही हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। इसीलिए पढ़ने के बाद भी एक ही टॉपिक को इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन किया हुआ होगा, तभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं वो अभी के लिए स्थायी होता है, वो स्थायी रहता है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में हम उसको रिपीट नहीं करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पहले 24 घंटे में रिपीट कर लो, फिर आप 2-4 दिन से कर लो, फिर 1 हफ्ते से कर लो, फिर 15 दिन से और 1 महीने से करोगे, तो इस तरीके से वो चीज़ें स्थायी हो जाती है। पर अगर आप किसी को नोट डाउन मतलब संक्षिप्त रूप में अपने माइंड में ही उसको रिवाइज कर लेते हैं तो भी अच्छा है, नोट डाउन करके अगर करते हैं तो भी वो अच्छा है। पर एक बार पढ़कर हम ये नहीं मान सकते कि हमें वो टॉपिक है वो हमारा क्लियर है, अब हमें उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। पर हम ट्यूशन करेंगे उसके तो ज़रूर वो हमारा क्लियर माना जाएगा। तो ट्यूशन जितना हो सके उतने क्वेश्चन करने चाहिए हमें एक टॉपिक के, और सिर्फ पढ़कर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, कितना भी इजी क्यों ना हो। जैसे कि हम कुछ टॉपिक को बहुत इजी मान लेते हैं, जैसे कि शिक्षण सामग्री वाला टॉपिक का बहुत इजी मानते हैं उनको, तो सभी सब्जेक्ट में एक जैसा है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम उसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा एकदम बेस्ट हो जाएगा। उससे फिर हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और कुछ हार्ड टॉपिक हो उस पर हम ज़रूर अपना फोकस रखते हैं, ध्यान देते हैं उस पर मोस्टली। पर जो एकदम इजी होते हैं हम उनको एकदम लाइटली छोड़ देते हैं, तो हमें एकदम इजी है उनको भी लाइटली नहीं छोड़ना है उनको। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है उनको वक्त कम दे, ठीक है, उन पर प्रैक्टिस कम करें, मेहनत कम करें, पर ये नहीं है कि उनको पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं बिना पढ़े ही हम इसे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उस पर भी प्रॉपर ध्यान दे के हमें अच्छे से पढ़ कर उसको उसके क्वेश्चन करके फिर उसको हम साइड कर सकते हैं कि ये भाई इसमें हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने हिंदी में गद्यांश पढ़ा है और ये वाला आज गद्यांश जो हमने पढ़ा वो आया हुआ है 2014 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद वाला जो हमने गद्यांश पढ़ा 26 नंबर, ये भी 2014 के अंदर आया हुआ। इस तरीके से हमारे 2 गद्यांश कंप्लीट हो गए। हिंदी की भाषा अर्जन एवं अधिगम, और ये 20 अगस्त, ये पिछले साल का है शायद, और क्लास है ये जो मैं ले रही थी। एंड उसके बाद मैंने जो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट डाउन किया है कि अधिगम के प्रकार क्या क्या है। तो जैसे क्रियात्मक, जिसमें बाल्यावस्था वस्तु तक पहुंचने, बाल्यावस्था में क्रियात्मक में बालक क्या करता है, जो वस्तु है उस तक पहुंचता है, उसे पहचानने उसे समझने की कोशिश करता है, बिना सहारे के खड़ा होता है, चलने का प्रयास करता है, ये हो गया, ठीक है। ये क्रियात्मक हो गया, क्रिया कर रहा है अपनी बॉडी के साथ में, ठीक है, माइंड के साथ में जो भी है, तो सीख रहा है जैसे भी। फिर है शाब्दिक व वाचिक के अंदर आ गया, शाब्दिक यानी शब्दों का प्रयोग कर रहा है इसके अंदर, तो संकेत द्वारा हो गया, चित्र हो गया, कोई शब्द अंग सार्थक निरर्थक दोनों आ जाएंगे इसमें। और सरल से जटिल समस्याओं का समाधान करना बालक शुरू कर देता है, आविष्कार यंत्र उपकरणों का निर्माण करना। फिर आता है विचारात्मक, यानी विचार से सीखना, अपने विचारों से वो सीखता है। तो सबसे पहले जो क्रियात्मक आ गया, क्रियाओं द्वारा सीख रहा है, मतलब चलकर किसी की ओर जा रहा है, किसी चीज़ को पकड़ रहा है, उठा रहा है, वो आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड में है जो शब्दों के द्वारा वो चीज़ों को सीख रहा है। अब वो अपनी एक्टिविटी हाथों का उपयोग नहीं करके अपनी वाणी का प्रयोग कर रहा है, मतलब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, बोलकर कुछ चीज़ों को कर रहा है या संकेतों द्वारा कर रहा है, वो आ जाएगा। और जो लास्ट में विचारात्मक, अपने विचारों के साथ में दिमाग चला रहा है वो अपना, तो इस प्रकार से
सीख रहा है। एंड भाषा योग्यता क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित और सांकेतिक रूप से। भाषा की योग्यता क्या है? भाषा हम किस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं? मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं, सांकेतिक रूप में कर सकते हैं। और फिर भाषा अधिगम के बारे में बताया हुआ है। भाषा अभिव्यक्त करना प्लस समाज के साथ सामंजस्य। जो हम भाषा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, साथ में किसी को ना किसी को तो बता रहे हैं, किसी ना किसी से बातें कर रहे हैं, तो वो हो गया समाज के साथ में सामंजस्य करना। ये भाषिक क्षमता का विकास है। और उसके बाद पॉइंट नोट किया है मैंने, किसी की भाषा को ग्रहण प्लस समझने का प्लस प्रयोग करना। सीखी की जो भाषा है हम उसको ग्रहण करते हैं, समझते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक था उसको मैंने थोड़ा सा नोट डाउन करके अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो कहाँ तक कर दिया मैंने, जिसको मैंने यहाँ तक नोट डाउन किया है। अब आगे का थोड़ा सा और मैं पढ़ती हूँ और फिर हम इसको फिनिश करके इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से मतलब देखेंगे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर मैं साथ में देख रही हूँ। तो ऐसे एक करके हम वापस इस मंथ के एंड तक, आज 13 तारीख हो चुकी है और मैं सोच रही हूँ कि एंड तक इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो इसके अंदर आज परिभाषाएं आई है। तो सबसे पहले जो चोम्स्की ने परिभाषा दी है वो है कि भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज करना। ठीक है, बालक है वो भाषा सीखता है तो वैज्ञानिक खोज करता है, इसके अंदर ये शब्द ऐसे क्यों, इस तरीके से। ठीक है, और आंकड़ों का अवलोकन करता है। ये जो परिभाषा उसके अंदर ये जो कीवर्ड्स है मैंने वो लिखे हैं। तो सबसे पहले यही हो गया, भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज। ठीक है, चोम्स्की करता है कि भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक हो जाता है। आंकड़ों का अवलोकन आता है, आंकड़ों का अवलोकन करता है, आंकड़ों का वर्गीकरण करता है, संकल्पना का निर्माण करना व सत्यापन करना। उसके बाद में देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये तो नहीं बता रखा कि इसकी बुक या कुछ भी है, पर है ये चोम्स्की से रिलेटेड की रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर। ठीक है, उसके बारे में बता रखा है इन्होंने, जन्मजात भाषिक क्षमता आती है। ठीक है, अगर ये वाली लाइन भी आती है तो वो चोम्स्की से ही रिलेटेड है, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर। और उसके बाद में प्याजे ने जो परिभाषा दी है, प्याजे की परिभाषा है कि परिवेश व पर्यावरण के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में बालक जो भी अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। ठीक है, और आत्मीकरण करना, समायोजन करना, ये आपको पता ही है, प्याजे से रिलेटेड शब्द है। और इसमें तो परिवेश व पर्यावरण से संबंधित चीज़ें आएगी तो प्याजे से आएगी। ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की समाज से रिलेटेड आएगी, वो पूरा पर्यावरण को लेकर नहीं चलता है, वाइगोत्स्की समाज से संबंधित है। तो समाज के साथ संपर्क करके बालक भाषा सीखता है। तो इसमें दो प्रकार की भाषा इन्होंने बताई है, एक तो आत्म केंद्रित और एक सामाजिक। आत्म केंद्रित हो गया, वो खुद से ही बातें करता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये क्यों है, ये इस तरीके से। और दूसरी होगी सामाजिक, यानी अन्य लोगों के साथ में जो भी गली मोहल्ले या विद्यालय के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो ये सामाजिक रूप से हो गया। फिर है भाषा अधिगम, अर्जन करने के लिए, भाषा अधिगम है भाषा को सीखने के लिए, उसको अर्जन करने के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले सामाजिक परिवेश। अब सामाजिक परिवेश की जहाँ भी बात आएगी वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड ही है। तो सामाजिक परिवेश प्रभावित करता है हमारा, अगर सामाजिक परिवेश हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छी भाषा सीखेंगे। इसमें यही कहा है वाइगोत्स्की ने, सामाजिक परिवेश कैसे प्रभावित करता है कि अगर समाज के साथ संपर्क का परिणाम हमारा अच्छा है, यानी अच्छी भाषा वो बोल रहे हैं, अच्छे शब्द का प्रयोग करें तो हम भी अच्छा ही सीखेंगे, और वो अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, खराब का प्रयोग करें तो हम भी खराब ही सीखेंगे। फिर है भाषा अर्जन करने की इच्छा, मतलब अब ये जो भाषाएं हो गई जो हम स्कूल विद्यालय में सीखते हैं, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है। मातृभाषा अपने आप हमें आ जाती है, उसे स्पेशली रूप से हमें सीखना नहीं पड़ता है, पर जो सेकेंड लैंग्वेज होगी हमारी, उसको अर्जन करने की अगर हमारी इच्छा होगी तो ये हम सीख पाएंगे। जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, इनको हमें सीखना होगा, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। फिर दैनिक जीवन के अनुभव के द्वारा हम जल्दी सीख जाते हैं, ये हो गया। उसके बाद में जो टॉप पॉइंट है इसके अंदर कि बालक में भाषा का विकास। ठीक है, बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, तो इसमें जो बालक भाषा विकास का प्रारंभिक अवस्था, दो अवस्थाएं दे रखी है इसमें, एक तो प्रारंभिक अवस्थाएं और एक वास्तविक अवस्था। तो प्रारंभिक जो अवस्था, उसके अंदर प्रारंभिक अवस्था में दे रखा है कि बालक जन्म लेने के साथ ही रोने व चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया कि भाषा में अर्जन करने का विकास, बालकों में भाषा का अर्जन करने का विकास में प्रारंभिक अवस्था, जो दो अवस्था देखें, प्रारंभिक और वास्तविक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में बालक शुरू में क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, पर ये रोना चिल्लाना बालक सीखता नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है उसका। फिर उसके बाद में आता है बड़बड़ाना, और जो बड़बड़ाता है वो स्वर व व्यंजन के अभ्यास से बड़बड़ाता है। ठीक है, अनुकरण द्वारा
कुछ भी बोलता है, कोई बोलता है तय, तो इस तरीके से वो कुछ बड़बड़ाता है। फिर हाव भाव, दूसरों के जो हाव भाव उसको देखकर समझने लगता है। और इसको प्रारंभिक अवस्था को क्या नाम दिया गया है? प्रारंभिक अवस्था को दूसरा नाम भी दिया गया है तैयारी की अवस्था। ओके, इसके बाद में जो सेकेंड इसी के अंदर है भाषा विकास की अवस्था में, इसमें आता है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। ठीक है, ये वास्तविक अवस्था, इसमें बालक लिखना तक सीख जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से सीख जाता है लिखना। और ये शुरू होती है 1 वर्ष, बालक होने से 1.5 जब बालक 1 वर्ष का होता है उसे 1-2 महीने पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, इसमें बालक मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भी हो जाता है और उसके लिखित अभिव्यक्ति का विकास भी हो जाता है। फिर शब्द भंडार की बात करते हैं, तो शब्द भंडार के अंदर 9 से 11 वर्ष तक के बालक का शब्द भंडार है वो 50,000 शब्दों का हो जाता है। और 2 प्रकार के शब्द बालकों को आते हैं। 9 से 11 वर्ष तक का बालक होता है तो उसको 2 प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो ऐसा शब्द, 2 प्रकार के शब्द आते हैं उसको, एक तो ऐसा शब्द का अर्थ जिसे वो जानता है, और एक ऐसे शब्द आते हैं उनको जिसका अर्थ वो नहीं जानता है। ठीक है, पर किसी के बताने पर, कहीं से सुनने पर उसको शब्द समझ में आ जाते हैं। और पहले शब्द बालक कौन सा सीखता है? जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और दूसरा शब्द वो होता है जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और उसके बाद में दे रखा है, और उसके बाद में आता है जन्म से लेकर 8 माह तक बालक के पास शब्द भंडार 0 होता है, और 9 महीने से 12 महीने के बालक के पास शब्द भंडार 3 से 4 शब्द तक वो बोलना सीख जाता है। 1.5 वर्ष का बालक है वो 10 से 12 शब्द बोलता है। 2 वर्ष का बालक 272 शब्द बोलता है। 2.5 वर्ष का बालक है 450 शब्द बोलता है। 3 साल का बालक है वो 1000 शब्द को बोलने लगता है। और 3.5 साल का बालक है वो 1250 शब्द बोलने लगता है। 4 साल का बालक 1600 शब्द बोलता है। 5 साल का बालक 2100 शब्द बोलता है। और 11 साल का बालक है वो 50,000 शब्द बोलता है। और 14 साल का बालक है वो 80,000 शब्द बोलता है। और 16 साल का 1 लाख। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अब देख लो आप, इसके अंदर ये दे रखा है और ये दे रखा है, और इसका अच्छे से हमारे पास जो निचोड़ निकल के आया है वो यही है जो एक पेज में समा गया है। बार बार अगर हम इसका रिवीजन करें तो हमें अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा हमारा। तो आज क्या है, कल वापस इसको रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। एंड सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा था, इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देखेंगे। सेकंड आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो कल इसका निचोड़ निकालेंगे, इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर लेके आएंगे। और अभी मैं इसके क्वेश्चन करती हूँ जिससे हमें पता भी चल जाएगा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। और यहाँ मैंने सारा टॉपिक खुद पढ़ने के बाद, उसके शॉर्ट्स नोट बनाने के बाद, सारे शॉर्ट्स नोट्स को सामने रखकर मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं सारे। और इन क्वेश्चन को करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया है कि हमारे जो शॉर्ट्स नोट्स हैं, अगर हम उसे अच्छे से बनाते हैं प्रॉपरली और अच्छे से उसको माइंड में सेट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, रियल में नहीं होंगे। और हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ ये हो सकता है कि भाषा बदल दी जाए, ठीक है, मतलब शब्द है वो बदल दिए जाए, हार्ड यूज़ कर लिए जाए, पर जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं हमें उसी पे विश्वास करना चाहिए। और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है, रियल में नहीं आता है। और हमें इन्हीं को रिवाइज करते रहना चाहिए, इन्हीं को पढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ हम यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हैं, पर यह नहीं है कि हम पूरा ही अपना ध्यान है वो यूट्यूब पर ही रखें और उसी से पढ़ें और अपने नोट्स ना बनाएं और किताबों को बस बंद करके छोड़ दे के यूट्यूब से ही कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। उनकी हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपना मेहनत नहीं करोगे, अपनी तरफ से नोट्स वगैरह नहीं बनाओगे, तब तक चीज़ें क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को मेरे नोट्स देखकर लगता होगा कि मतलब कितनी गंदी राइटिंग है। मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं थी। आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगी कि मैंने 2-3 साल प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर जॉब भी किया है, तो मेरी राइटिंग इतनी गंदी तब नहीं थी। बट हाँ, अब मेरी राइटिंग गंदी हो चुकी है। वो क्या है ना कि हम जब अच्छे से खुद नहीं लिखते और रफली ही लिखते हैं तो राइटिंग ऐसी आती है, और ये मुझे सही भी लगती है क्योंकि हमें ही समझना है। और ये तो है नहीं किसी को समझाना है, कुछ और करना। हाँ, अगर हम लिख रहे हैं और बच्चों को समझना है तो भाई ज़रूर उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और ये हमें खुद ही करना है। तो बस मैं इसी गंदी लिख देती हूँ। आई होप आपको समझ में आती होगी। पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ईवीएस के अंदर हम वो पढ़ रहे हैं, जिसमें फैमिली के बारे में मैंने बता दिया था। आज वापस थोड़ा बता देती हूँ जल्दी और शॉर्ट में कि फैमिली शब्द वो फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है समूह है जिसमें माँ बाप और बच्चे रहते हैं। फैमिली के कार्य को बताया गया है, आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, जिसको मैकाइवर ने बताया है,
ठीक है। और उसके बाद में 4 प्रकार के कार्य वो लुडबर्ग ने बताए हैं। 6 प्रकार के कार्य होते हैं: आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रचनात्मक, आनंद पद, धार्मिक, शैक्षणिक, ये ओगबर्न व निमकोफ ने बताए हैं। और परिवार का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है: संयुक्त परिवार व एकल परिवार। फिर अन्य प्रकार आते हैं: मातृस्थान परिवार, वैवाहिक परिवार, संरक्त परिवार, जिनको अभिविन्यास परिवार भी कहते हैं, ठीक है, परिवार भी कहते हैं। और इसकी विशेषता है कि ये वंशानुगत संबंध होता है। इनमें सामाजिक संस्था है हमारा परिवार, आर्थिक व्यवस्था होती है, इसमें वैवाहिक अनिवार्यता होती है और सामाजिक सुरक्षा मूलभूत इकाई है, ठीक है। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है मित्र। और मित्र से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं बुक के अंदर, इतनी ही थी कि मित्र यानी अरस्तु ने मित्र के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो उपयोगिता, जिसमें अपना हित देखकर सेल्फिश, मतलब हमारा कोई हित होता है तो मित्र बना लेते हैं, नहीं होता तो नहीं बनाता। वो एक आनंद के लिए मित्र बनाते हैं, बेहतरीन से बात करना मजा आवे, और इस तरीके से हम आनंद के रूप में बना देते हैं। अच्छी मित्रता यानी समान होता है, ठीक है, उनमें हित व आनंद का कोई काम नहीं होता है। फिर उसके बाद में संबंध के बारे में दे रखा है। वैवाहिक संबंध जो बनते हैं हमारे विवाह के बाद में, जो संबंध बनता है, जैसे पति पत्नी का संबंध हो गया, सास बहू का संबंध हो गया, जो विवाह के बाद बनता है। फिर जो संबंध होता है जो संरक्त का होता है, वो माता पिता पुत्र पुत्री इसका होता है। इस तरीके से मुझे रखा था। उसके बाद में इसमें कार्य एवं खेल है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और ये जो है, जो शुरू में मैंने वीडियो डाला था उसका है, और मुझे ये मिला नहीं, फिर बाद में मुझे ये मिला तो मैंने लास्ट में इसको ऐड कर दिया है। और सचिन सर की क्लास ली थी मैंने, अच्छी थी, लंबी क्लास थी पर ठीक थी। और भाषा कौशल, हाँ मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, एक मतलब पिछले वक्त फरवरी में एग्ज़ाम था हमारा, तब मैंने ये पेडोलॉजी वगैरह पढ़ी थी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हर एक जो क्लास आती है इनकी पेडोलॉजी से रिलेटेड वो पढ़ लेते हैं। माना कि भाषा कौशल ईजी है, हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैंने सोचा क्योंकि सीटेट की जो लैंग्वेज होती है वही मात देती है हमें, अदर इजी लैंग्वेज हो तो कोई भी बच्चा पास हो जाता है, इसीलिए शायद मेरे को लगता है कि जो पास होने वाले बच्चे हैं वो कम है, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं और सब कुछ आपको पता है व्यवहारात्मक रूप से आता है। अब और हम रटकर या किसी भी चीज़ को अनुमान लगाकर आंसर सही नहीं कर सकते, फैक्ट भी साथ में हमें पता होना चाहिए। इसीलिए फिर मैंने क्लास से लेना सही समझा, और अब मैं क्लास से इजी है वो भी ले रही हूँ, ताकि क्या होता है कि हम खुद पढ़कर थक जाते हैं, फिर हमारा माइंड रेस्ट भी अगर मांगे तो हम फालतू की चीज़ें ना देखकर जो भी सर की क्लास आती है, मैम की क्लास होती है, उनको देख लेते हैं। इससे हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाता है और हमारा जो भी डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाता है। और अभी कुछ दिनों से पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, पता नहीं क्यों, बॉडी में अजीब सी वीकनेस भी मैं नहीं बोल सकती, वीकनेस तो नहीं है पर पता नहीं क्यों आलस से ऐसा कुछ ज़रूर है जो मेरी बॉडी एक्टिव नहीं रह पाती है। मैं दिन में ही पढ़ती हूँ और फिर मुझे आलस भी आता है, मुझे नींद पता नहीं क्यों ज़्यादा ही आ रही है। स्टूडेंट के लिए नींद बहुत खतरनाक है, हानिकारक है उसके लिए, पर पता नहीं क्यों, शायद ये जो गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद मैं इस गर्मी से लड़ नहीं पा रही हूँ, कुछ तो है। मैं सोचती हूँ जल्दी इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाए और जल्दी से मैं वापस मेरी उसी फॉर्म में आ जाऊँ जिस फॉर्म में मैं हमेशा रहती आई हूँ। होता है मेरे साथ, होता है, मतलब 7-8-10 महीनों के बाद में ऐसा ज़रूर होता है कि मेरी बॉडी पूरी ही बेक ऑफ कर दी जाती है किसी भी चीज़ से, और मैं ज़बरदस्ती करती हूँ उसके साथ। और अभी भी मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ पढ़ाई को लेकर, हर चीज़ को लेकर। चलो देखते हैं क्या होता है। एंड मैं चाहती हूँ कि सबको सही बेहतरीन तरीके से हो जाए, क्योंकि हमारा जब वक्त वेस्ट होता है तो हम खुद ही सोचते हैं यार इतने दिन जा चुके हैं, आज का दिन हम खुद सोचते हैं तो यार ये टाइम वेस्ट हो गया, तो वो होता है। पर कहते हैं ना कि अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ इसके साथ, मैं सोचती हूँ ये एक्टिव हो जाए, पर पता नहीं क्यों डल हो रखी है बॉडी। नींद तो आती है, ये नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद आती है, पर वो बोलते हैं हद से ज़्यादा नींद सही नहीं है, मुझे हद से ज़्यादा नींद आती है। मैं 7-8 घंटे सोने के बाद मैं भी दिन में भी सो जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी इतनी थक जाती है, पता नहीं किस चीज़ की कमी हो गई है इसके अंदर। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से पढ़ने की और अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखने की, ताकि मैं पूरी ही तरीके से पढ़ाई से ना छूट जाऊं, और थोड़ा भी पढ़ लूँ तो सही है। पढ़ने हम पढ़ते हैं ना लगातार कंटिन्यू, तो थोड़ा भी बीच में रह जाता है तो मुश्किल होता है फिर।
हमारा जो सेकंड चैप्टर साइक्लो ईवीएस के अंदर है वो जंतु और पौधे हैं। तो मैंने उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो नोट डाउन कर लिए हैं। और जैसे मोनेरा जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, प्रोटिस्टा अमीमा और पैरामीशिया का अध्ययन होता है, कवक में मशरूम व फफूंद का अध्ययन होता है, पादप जगत में पौधों का अध्ययन होता है और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन होता है। पौधे के भाग व उनकी भूमि, पौधे के बारे में भी थोड़ा कुछ दे रखा था, वो मैंने नहीं लिखा, जनरली सबको सामान्य जानकारी पौधे के बारे में है। उसके बाद में आता है पौधे का भाग व उनकी भूमिका। जैसे जड़ हो गया, जड़ दो प्रकार की बताई गई है, एक तो मूसला जड़ और एक जकड़ा जड़। जैसे मूसला जड़ किसकी होगी, मटर की, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, सलजम, आम और चुकंदर की। और झकड़ा जो जड़ होती है वो गेहूं की, घास की, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन, इनकी झकड़ा जड़ होती है, जो पतले पतले एक दूसरे में गुत्थी होती है, इस प्रकार की। फिर तना, मोस्टली जिन बाहर होते हैं सबके हमने तने देखे हैं, पर जिनके तने अंदर होते हैं, जैसे आलू व अदरक होते हैं, इनके तने अंदर होते हैं। और जड़ क्या करती है, ये जड़ें है वो ज़मीन को पकड़े रखती है और जल व खनिज को अवशोषित करती है। और तना क्या करता है, इन्हीं जड़ से वो पोषक पदार्थ को खुद लेता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर पत्ती प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य से जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन का निर्माण करते हैं और जल व वाष्प बाहर निकालती है, यानी वाष्प उत्सर्जन करती है। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये बदल देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो रेड कलर में होता है और सेकंड नंबर पे आता है बैंगनी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है तो ग्रीन में नहीं होती है, पर एक अपवाद के रूप में आता है हमारा कैक्टस, जिसे नागफनी कहते हैं। ये हरे रंग का इसका तना होता है, इसमें कांटे लगे होते हैं, वो वहाँ से प्रकाश संश्लेषण करता है। फिर फूल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फूल रफलेसिया है और सबसे छोटा बात करें तो वुल्फिया है। और फूलों की घाटी कहते हैं चमोली उत्तराखंड को। ये मैंने कल जो मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें ये वाला क्वेश्चन है, वो हिमांशी मैम ने पूछा हुआ है कि फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली उत्तराखंड। परागण होता है वो किससे होता है, वायु से, कीट से, जल, पक्षी, जंतु के द्वारा होता है। खाते हैं हम, मतलब जो फूल होता है वो कौन से फूल है जिनको हम खाते हैं, तो वो फूल होते हैं, केला होता है वो फूल ही होता है एक जिसे हम खाते हैं, सहजन होता है फूल होता है हम खाते हैं, कद्दू होता है जो फूल होता है हम खाते हैं, तोरई भी एक फूल होता है जिसे हम खाते हैं। फिर इत्र और लौंग व केसर प्राप्त होते हैं। फिर फल की बात करते हैं। फल होता है वो अंडाशय का भाग होता है, पौधे का जो अंडाशय होता है उसका भाग होता है फल हमारा। फिर बीज होता है वो बीजांड से निर्माण होता है और बीज के अंदर भ्रूण होता है। और उसके बाद में पौधे के प्रकार हैं, शाक पौधा जिसे धनिया, मेथी व पालक कहते हैं, इनको हर्ब्स कहते हैं। और झाड़ी हो गया गुलाब, गुड़हल, नींबू। वृक्ष में आते हैं आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर। और लताएं होती है विसर्जी लताएं और आरोही। विसर्जी यानी बिखरी हुई लताएं जो ज़मीन पर होती है उसको बोलते हैं। और आरोही लताएं वो होती है जो मनी प्लांट, मटर, अमर, बेल ऊपर चढ़ती हुई होती है। फिर क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण है जो मैंने नोट डाउन नहीं किया, वो हम नोट डाउन करेंगे कल।